नमस्कार दोस्तों आज ब्रिटेन के जो किंग हैं, किंग चार्ल्स, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से अमेरिका और ट्रंप के लोगों को उनका इतिहास याद आ गया होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, किंग चार्ल्स यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और सरप्राइजिंग बात आप देखिए, व्हाइट हाउस का जो कमेंट आया ना, वो काफी ज्यादा चर्चा में है। टू किंग्स बोला जा रहा है, मतलब चलो मान कर चलते हैं यूके के अंदर तो मोनार्की सिस्टम चल रहा है, तो यहां पर किंग चार्ल्स हैं, वो पूरा सिस्टम चलता आ रहा है। लेकिन अमेरिका में कभी भी किंग्स वाला जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रिसेंटली आपको याद होगा, काफी बड़ा नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहा था, ट्रंप अपने आप को किंग समझने लग गए और व्हाइट हाउस ने कुछ वैसा ही यहां पर ट्वीट कर दिया। खैर जो भी है, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, किंग चार्ल्स ने पूरी तरह से रोस्ट कर दिया ट्रंप को स्टेट डिनर के दौरान। यू वुड बी स्पीकिंग फ्रेंच, मतलब आज जो आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो, इसके बजाय आप फ्रेंच में बातचीत कर रहे होगे। मतलब ऐसा अगर हो जाता, इतिहास बदल जाता, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यहां पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, 18th सेंचुरी में क्या क्या हुआ वो सब कुछ। और साथ ही साथ किंग चार्ल्स का ये चीज कहना, ये डिप्लोमेसी में कितना मायने रखता है, क्यों ऐसा बोला गया। क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा, ट्रंप ने यहां पर काफी कुछ बोला यूके को लेकर, फिर यूके की तरफ से डायरेक्ट ऐसा कोई पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत ही सटल तरीका है कि आप किंग चार्ल्स के थ्रू इस तरह की बात कहलवा रहे हो। चलिए इसको आप बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। स्टेट डिनर क्या होता है। किंग चार्ल्स 3 जो है वो यूएस के दौरे पर गए हुए हैं, ऑफिशियल स्टेट जो विजिट होता है, और यहां पर जब भी इस तरह के बड़े विजिट होते हैं तो व्हाइट हाउस में होस्ट किया जाता है, एक डिनर रखा जाता है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है। लेकिन यहां पर अक्सर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो टोस्ट दिया करते हैं। टोस्ट मतलब एक छोटा सा स्पीच हो गया जिसमें ह्यूमर भी होता है, डिप्लोमेसी भी होती है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर किंग चार्ल्स टोस्ट दे रहे थे, मतलब यहां पर एक छोटा सा स्पीच दे रहे थे, और उन्होंने बहुत ही लाइट हार्टेड लेकिन एक पॉइंटेड जोक ट्रंप की तरफ कहा। उन्होंने कहा, अमेरिकन्स वुड बी स्पीकिंग फ्रेंच इफ नॉट फॉर ब्रिटेन। अब देखिए इसका मतलब समझिए, उन्होंने एग्जैक्टली जो कहा है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पर नीचे आप देखोगे, इसमें लिखा है, यू रिसेंटली कमेंटेड मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब किंग चार्ल्स डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि रिसेंटली आपने कुछ कमेंट पास किया था। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रंप गए हुए थे दावोस समिट हुआ था ना लास्ट, अभी जो जनवरी के महीने में, तो वहां पर यहां पर किंग चार्ल्स के द्वारा कहा जा रहा है दैट इफ इट वेर नॉट फॉर यूएस, यूरोपियन कंट्रीज वुड बी स्पीकिंग जर्मन। तो ट्रंप ने डावोस समिट के दौरान यह कहा था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने हेल्प की और यहां पर जो अलाइड फोर्सेज हैं उनकी जीत हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, और जर्मनी जो है वो हार गई थी, राइट। तो यहां पर उसी को दोहराया गया था ट्रंप के द्वारा कि इफ इट वेर नॉट फॉर यूएस, अगर यूएस आपकी मदद नहीं करता तो यूरोपियन कंट्रीज वुड बी स्पीकिंग जर्मन, क्योंकि जर्मनी की जीत हो जाती। ये ट्रंप ने वो बयान दिया था डावोस समिट में। तो यहां पर किंग चार्ल्स उसी कमेंट को दोहरा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया, डेयर आई से दैट इफ इट वाजंट फॉर अस यू वुड बी स्पीकिंग फ्रेंच। मतलब कि अगर हम नहीं होते तो आज के डेट में आप फ्रेंच बोल रहे होते। आप ये जो इंग्लिश बोल रहे हो, अमेरिकन इंग्लिश, चाहे जैसे भी वो मॉडिफाई हो गया आगे चलकर, लेकिन आप फ्रेंच बोल रहे होते, फ्रेंच डोमिनेट करता आपके ऊपर अगर हम नहीं होते। अब देखो, इसके बारे में आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरा बताऊंगा कि हुआ क्या था 18th सेंचुरी में, लेकिन क्वेश्चन यह है कि किंग चार्ल्स ने ऐसा क्यों कहा। देखो, सबसे पहला है ना कि ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है उसका रिस्पांस दे रहे थे, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रंप जो है काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेटो के अलाइज को, आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखो यूएसई आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, यूरोप आज के डेट में बचा हुआ है तो वो ट्रंप की वजह से है, अमेरिका अगर नहीं होता तो आप कैसे बचते। इस तरह की बातें अक्सर ट्रंप करते रहते हैं। तो किंग चार्ल्स ने उस नैरेटिव को फ्लिप कर दिया, कहा कि ब्रिटेन ने भी हिस्टोरिकली कॉन्ट्रीब्यूट किया है, हमारा जो रिलेशन है वो म्यूचुअल है, वो हायरार्कियल नहीं है। और साथ ही साथ किंग चार्ल्स ने ये जोक करके यहां पर ब्रिटेन का जो रिलेवेंस है उसको असर्ट किया। मतलब पोस्ट ब्रेक्जिट अगर आप देखोगे तो यहां पर यूके भी ट्राई कर रहा है ना कि अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखे, स्पेशल रिलेशनशिप यूएस के साथ उसको रीइंफोर्स करे। तो जोक की वजह से क्या होता है, ब्रिटेन का जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने को मिलता है। फिर यहां पर सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी भी होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन थोड़ी चाहोगे, आप विट का इस्तेमाल करते हो, ह्यूमर का इस्तेमाल करते हो, हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हो, तो ये
क्लासिकल ब्रिटिश डिप्लोमेसी है। अक्सर ब्रिटेन के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कहा करते हैं, बहुत मतलब आपको लगेगा जोक है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही बड़े मीनिंग्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर टोन और डिलीवर काफी मायने रखता है। ह्यूमर के थ्रू, मतलब जो चीजें आप ह्यूमर के थ्रू कह पाते हो वो आप डायरेक्टली नहीं कह पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किंग चार्ल्स ये थोड़ी कह देते दैट द यूएस डिपेंड्स ऑन अलाइज टू, जैसे ट्रम्प कहते रहते हैं कि यूरोप जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वही चीज जरूरी नहीं है कि ब्रिटेन भी ये चीज डायरेक्टली कह पाए। तो यहां पर ह्यूमर के थ्रू यहां पर इस तरह की चीजों को कन्वे किया जाता है। अब मैं आता हूं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए, ये जो पूरा मामला है वो 18th सेंचुरी के जियोपॉलिटिक्स का है। ये जो स्टेटमेंट है, मतलब यहां पर ब्रिटेन अगर डोमिनेट नहीं करता नॉर्थ अमेरिका को, तो कोई ना कोई दूसरी यूरोपियन पावर, मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस, वो डोमिनेट करती। और फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फ्रांस डोमिनेट करती नॉर्थ अमेरिका में, तो इसका मतलब अमेरिका आज के डेट में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस होता, वो पूरा चेंज हो जाता सिनारियो। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं हुआ क्या था। अगर आप फेज 1 में देखोगे तो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ था नॉर्थ अमेरिका में 1600 से लेकर 1700 तक। तो यहां पर 3 मेजर कॉलोनियल पावर्स थे अमेरिका में। समझिए, ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हो, इसमें 3 यूरोपियन पावर्स के बीच में जंग चल रही थी कि किसके पास कितना ज्यादा एरिया आएगा। सबसे पहला था ब्रिटेन। यहां पर क्या है, ब्रिटेन, और ये ध्यान रखिएगा हम बात करें स्पेशली 18th सेंचुरी की, 1750s में, 1760s में, वो पूरे टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन का अगर आप देखोगे तो वो 13 कॉलोनीज को कंट्रोल किया करता था। आई एम श्योर कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये आज के डेट में जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो पूरा आप देखते हो, यहां पर ये 13 कॉलोनीज जो है वो यहां पर आती हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखने में आपको छोटा एरिया दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। तो ये 13 कॉलोनी जो है, इनफैक्ट आप देख सकते हो 1775 तक 2.5 मिलियन पॉपुलेशन थी, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था जहां पर ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। 13 यहां पर कॉलोनीज थी, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका फ्रांस। फ्रांस बेसिकली ऊपर वाला जो हिस्सा, ये जो कनाडा हो गया, क्यूबेक हो गया, यहां पर आपको फ्रांस का एरिया कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता था। प्रॉब्लम यह है कि देखने को लिए तो ये काफी बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन काफी कम थी कंपेयर टू दिस, ठीक है। और तीसरा यहां पर जो पावर थी वो थी स्पेन। बेसिकली जो फ्लोरिडा है, नीचे वाला पार्ट हो गया ना, ये मैक्सिको हो गया, फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गया, ये कुछ हिस्सा जो है वो स्पेन कंट्रोल किया करता था। मतलब एक प्रकार से नॉर्थ अमेरिका जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बन गया था 18th सेंचुरी में। अब इसमें सबसे मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन जो एरिया कंट्रोल करता था उसकी टेरिटरी छोटी थी लेकिन पॉपुलेशन काफी बड़ी थी। फ्रांस की टेरिटरी काफी बड़ी थी लेकिन पॉपुलेशन कम थी। ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि देखो, सिर्फ एरिया ले लेने से आप अपने कल्चर को, लैंग्वेज को डोमिनेट नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। जितना ज्यादा लोग होंगे वहां पर जब आपका डोमिनेशन होगा वो ज्यादा मायने रखेगा। अब हम आते हैं फेज 2 में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। आप सबने पढ़ा होगा 7 ईयर्स वॉर के बारे में। इनफैक्ट इसका बड़ा असर भारत पर भी हुआ था। ये 7 ईयर्स वॉर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिकली 1756 से ये चला था 1763 तक। ये 7 साल का पूरा वॉर था, और ये आप कह सकते हैं पहला ग्लोबल वॉर था। यूरोप, अमेरिका, भारत सब इसके अंदर शामिल थे। नॉर्थ अमेरिका में इसको फ्रेंच और इंडियन वॉर कहा जाता। देखो, मैं भारत की बात अगर करूं, एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं ताकि समझ में आ जाए। आप सभी ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सुना होगा, वो 1757 में हुआ था। वो इसी 7 वॉर्स का ही नतीजा था। ये 7 ईयर्स जो वॉर चल रहा था, ये यूरोप में भी चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था। तो भारत में भी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो डोमिनेट करना चाहते थे। एक तरफ फ्रांस थी, एक तरफ ब्रिटेन था। तो आपको याद होगा जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें सिराजुद्दौला हो गया और उसका जो फ्रेंच अलाई थे, उन सबको हार का सामना करना पड़ा था बैटल ऑफ प्लासी। फिर आगे चलकर एक बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ था, उसमें भी फ्रांस हार गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 7 ईयर्स वॉर में ब्रिटेन की जीत हुई और फ्रांस की यहां पर हार हुई। और फ्रांस बेसिकली आप कह सकते हो कि लगभग पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला हिस्सा, वो हार गया था। और इसीलिए आप देख सकते हो अब ये पूरे ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया था, जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और अल्टीमेटली 1763 में जब वॉर खत्म हुआ तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस उस समय, जहां पर कनाडा का कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन के पास आ गया और फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। तो यही कॉन्टेक्स्ट है। ये अगर आप देखोगे ना, यहां पर जो किंग चार्ल्स का रिमार्क है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि अगर फ्रांस, सोच के देखो, इस समय जीत गया होता तो पूरा अमेरिका, ये जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, ये पूरा जो अमेरिका हो गया, वहां पर
फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता, फ्रेंच इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो जाता। और वही चीज़ किंग चार्ल्स कह रहे थे कि अगर हम नहीं होते तो हमारा इन्फ्लुएंस, जो इंग्लिश आप बोल रहे हो ना वो नहीं बोल पाते, आप फ्रेंच बोलते। अच्छा, सेकंड नेक्स्ट अगर आप फेज देखोगे तो ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस आ गया था। 1763 के बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, लीगल सिस्टम, प्रोटेस्टेंट कल्चर हो गया, तो ये सारी चीजें ब्रिटेन की इन्फ्लुएंस थी जो कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर डोमिनेट कर रही थी। और 1770s आते आते जो कॉलोनीज थी वो ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग हो गई थी, सभी लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए थे और कल्चरली जो है वो ब्रिटिश हो गए थे। तो एक प्रकार से आज के डेट में जो आप देखते हो ना, जो अमेरिकन देखते हो, जो व्हाइट अमेरिकन हम कहते हैं, वो एक्चुअल में वहां के नेटिव थोड़ी हैं, वो तो सेटलर्स हैं, ब्रिटेन के ही लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं आज के डेट में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर समझने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो अल्टीमेटली अमेरिका में रेवोल्यूशन होता है, सिविल वॉर जिसको कहते हैं, 1775 से 1783 तक चलता है। अब ये भी बड़ा ही आयरॉनिक है क्योंकि अमेरिकन जो रिवोल्यूशनरी वॉर अगर आप देखोगे तो उस समय वो किसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे? ब्रिटेन के खिलाफ। और इनिशियली क्या था कि अमेरिका के जो लोग हैं वो अच्छे से रिवोल्ट कर नहीं पा रहे थे, वो उनके पास वो वेपन्स वगैरह नहीं थे, चीजें नहीं थी। तो यहां पर फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका के लोगों की, मनी सप्लाई किया था, वेपन सप्लाई किया, ट्रूप्स, नेवल सपोर्ट दिया था। आज आप देखते हो ना, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नेवल ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, पहले वो यही सब चला करता था, नेवल ब्लॉकेट, क्योंकि पहले फाइटर जेट्स वगैरह उतना यूज होते नहीं थे। तो इसी की वजह से फ्रांस अगर नहीं होता तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में ब्रिटेन नहीं हारता, ब्रिटेन को पीछे हटना पड़ा क्योंकि पीछे से फ्रांस मदद कर रहा था। सो पैराडॉक्स यही है कि ब्रिटेन ने कॉलोनीज को क्रिएट किया था लेकिन फ्रांस ने उसी को ब्रेक करने में मदद की थी। तो आई होप कि दोस्तों अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इसका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, जहां तक यूएस और यूके के रिलेशनशिप की बात है तो अक्सर इसको स्पेशल रिलेशनशिप कहा जाता है क्योंकि दोनों के बीच में शेयर्ड लैंग्वेज है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, हिस्टोरिकल टाइज मैंने आपको बताया। तो किंग चार्ल्स का जो रिमार्क था वो इसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे थे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड है, कल्चरल कंटिन्यूटी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि रिलेशनशिप इज बिल्ड बाय बोथ साइड। ऐसा नहीं है, ट्रम्प बार बार जो कहते हैं कि हमने बिल्ड किया, हमने ऐसा किया है, सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें ब्रिटेन का भी कंट्रीब्यूशन है, ये किंग चार्ल्स कह रहे थे। आई होप अब आपको डिटेल से चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।